हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीचिंग उड़ान। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैंने कल फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी आप सभी के लिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी पेडागोगी की। तो उसमें चैप्टर 1 था हमारा अधिगम एवं अर्जन। तो कल हमने उसमें लेव वाइगोस्की तक मतलब बच्चे का जो भाषा का विकास कैसे होता है लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो वहाँ तक करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए, इसके बाद ही आपको जो आगे का टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भाषा एवं विचार के भिन्न उद्गम। तो अच्छा, मैं एक बात और बता देती हूँ। कल जो लास्ट वीडियो में लेव वाइगोस्की के अनुसार जो उन्होंने बताया था कि बच्चे दो तरफ की मतलब बोली बोलते हैं, तो वो 2 पॉइंट्स मैंने वैसे तो बोल के बताए थे। अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो ये इस वीडियो में हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट है अंतःवाक और सामाजिक भाषा कि मतलब जो बच्चे दो तरह की बोली बोलते हैं, एक तो इनर प्राइवेट स्पीच और एक जो सोशल लैंग्वेज होती है वो। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भाषा एवं विचार के भिन्न उद्गम। तो यहाँ मैं बता रही हूँ उद्गम मीन्स मतलब कि कैसे हमारे जीवन में भाषा एवं विचार का उद्गम हुआ है, कैसे ये आए हैं भाषा एवं विचार। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार, उन्होंने बताया कि इनके अनुसार जो बच्चे में विचार और भाषा का विकास मतलब अलग अलग होता है। इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा का विकास अलग अलग होता है, मतलब विचार और भाषा का विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि 2 वर्ष की आयु तक ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब विचार और भाषा। लगभग 2 साल के बाद भाषा और विचार एक हो जाते हैं या दोनों मिल जाते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि 2 साल तक जो बच्चे के भाषा विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं और 2 साल की आयु के बाद मिल जाते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं। तो 2 साल की आयु से पहले कैसे हम पहचान पाएंगे कि 2 साल की आयु तक बच्चे के भाषा का विकास अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चा पानी को पानी बोल रहा है और वही दूसरा बच्चा पानी को मम बोल रहा है। यानी कि उसने क्या करा, पानी का नाम बदल दिया, यानी कि अपनी भाषा बदल दी, पानी को मम बोल दिया। लेकिन उसके विचार क्या थे कि मुझको पानी ही चाहिए। यानी कि ऐसे विचार और भाषा अलग अलग होते हैं 2 वर्ष की आयु से पहले। लेकिन बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जहाँ मतलब उनको पता चलता है कि पानी को मम नहीं बोलते, पानी बोलते हैं। तो ऐसे करके जो 2 साल के बाद होता है वो भाषा और विचार एक हो जाते हैं। ऐसे करके लेव वाइगोस्की ने यह बताया। आइए जानते हैं पियाजे के अनुसार विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं। अर्थात उनके अनुसार पहले बच्चों में विचारों का विकास होता है तथा बाद में भाषा का। जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने मतलब बच्चे के लिए सबसे पहले मतलब किसको महत्व दिया कि विचारों के, कि बच्चे के मन में पहले विचार आते हैं फिर वह भाषा को सीखता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है कभी कभी कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा विचारों का विकास भाषा से पहले होता है। तो किसके द्वारा होता है, जीन पियाजे के अनुसार। मतलब उन्होंने विचारों को महत्व दी है, सबसे पहले महत्व विचारों को दिया है। फिर जानते हैं भाषा की प्रकृति। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, हम मतलब एक संकेत के द्वारा ही अपनी, जैसे हम बात करते हैं कि तो मतलब एक संकेत के द्वारा ही बताते हैं। छोटा बच्चा भी होता है तो उसको कुछ चाहिए होता है तो वो इशारे करता है। तो यानी कि भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। सेकंड पॉइंट, भाषा का विचारों के साथ संबंध पाया जाता है। भाषा का विचारों के साथ संबंध पाया जाता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। भाषा एक अर्जित संपत्ति मतलब जो हम वातावरण से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, मतलब खुद ही अर्जित करते हैं। पैतृक का मतलब बता देती हूँ, मतलब पैतृक संपत्ति मतलब हमारे माता पिता की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है। पैतृक का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी मम्मी बांग्ला बोलती है और उसके पापा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो जिस माहौल में रहता है वहाँ टोटली हिंदी बोली जाती है। तो आप बताइए बच्चा इंग्लिश बोलेगा या बांग्ला बोलेगा? ऐसा तो नहीं है। जिस माहौल में वो रह रहा है तो वहाँ वो हिंदी ही तो बोलेगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, माता पिता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा एक अर्जित है। 4th पॉइंट, भाषा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी होती है। 5th पॉइंट, भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। जैसा कि अनुकरण मैंने आपको बता दिया है, नकल करके सीखना, तो मतलब बच्चे देख देख करके सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। 7th, भाषा संश्लेषण से विश्लेषण सूत्र का अनुसरण करती है। संश्लेषण से विश्लेषण, मान लीजिए जो ऊपर ये दिया हुआ है, इसे भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। तो अब मैं इसको, ये तो संश्लेषण हो गया, अब जैसे मैंने इसको बड़ा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, यानी कि क्या किया मैंने, इसका विश्लेषण कर दिया। तो यहाँ ये हो गया, संश्लेषण से विश्लेषण सूत्र का अनुसरण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों का साधन है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक है, क्योंकि बच्चा पहले संकेत करना सीखता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है, मतलब जब बच्चा स्टार्टिंग से कुछ भी सीखता है तो वो संकेतों के माध्यम से सीखता है। फिर देखिए सीखने की विशेषताएं, मैं पहले से ही हाइलाइटर करके लाई हूँ, तो मुझे वीडियो में हाइलाइटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो कृपया करके आप इसको अच्छे से देखिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए। आइए सीखने की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सीखना सक्रिय होता है, हम डेली सक्रिय रहकर ही कुछ ना कुछ सीखते हैं हमेशा। सीखना सार्थक अनुभवों का संगठन है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत मतलब हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ, यानी कि डेली लाइफ, यानी कि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते ही रहते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सीखना विकास है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब भी हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में अपने आप ही झलक जाता है कि हाँ कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। सीखना वातावरण की देन है, ऑब्वियसली। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। सीखना अंतर्दृष्टि, पुनर्वलन, प्रयास आदि से भी संभव है। सीखना अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइड, मतलब अपने आप को पहचानना, यानी कि अंतर्दृष्टि अपने आप में। पुनर्वलन मतलब रीइंफोर्समेंट, यानी कि पुनः बल देना, और एफर्ट्स आदि से भी संभव है। आइए जानते हैं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि एम ऑफ मदर टंग टीचिंग। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ हम वैसे तो प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर दोनों पर जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर। तो सबसे पहला पॉइंट है बालक को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करना जिससे वह शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर सके। वाचन बोले तो रीडिंग, यानी कि हम जैसे एक शिक्षक है वो कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसको इस ढंग से पढ़ाना चाहिए, मतलब शब्दों का उच्चारण ऐसे करना चाहिए कि जिससे वे शुद्ध शब्द जो उच्चारण वो कर रहे हैं बच्चे भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। यानी कि टीचर अगर पोएम भी क्लास में पढ़ा रही है तो बच्चा क्या करेगा, जो वो बोलेंगी वही वो भी रिपीट करेगा। यानी कि टीचर को एक इतने अच्छे से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा भी शुद्ध उच्चारण कर सके। तो ये आदत हमको विकसित करनी है। दूसरा, बालकों की अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करने के लिए मन से भावों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। क्या है, बालकों की अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करने के लिए मन से भावों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करने की क्षमता, यानी कि मतलब इसमें दे रहा है कि मन के भावों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए बच्चा है क्लास में उदास बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा और उसके मन में कुछ चल रहा है लेकिन वह बोल नहीं रहा, झिझक की वजह से होता है। आपने भी देखा होगा कि क्लास में एक बच्चा कोने में बैठा है, डरा हुआ सा कुछ नहीं बोल रहा। आप उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि बताओ बेटा क्या बात है, वो नहीं बोल रहा, तो उसको बोलिए कि लिख के बताएं। अगर लिख के उसने बताया फिर आप उसकी तारीफ़ करें कि वाह बहुत अच्छा लिखा आपने, तो उससे क्या होगा, वह बच्चा खुश होगा। अब आप उससे बोलो कि यही आप पूरी क्लास में बोल के बताओ, तो यह इससे क्या हुआ, उसके मन के भाव बाहर निकल के आए
किससे? लिखने के थ्रू, मतलब बच्चे ने पहले अपने मन के भाव को लिखा और फिर उसने सारे बच्चों को बताया, तो इससे क्या हुआ? उनके मन के भावों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हुई। तो ऐसे हम बच्चे के अंदर मन के भावों को विकसित कर सकते हैं, उसके पास जा करके, उससे बात करके, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट है विभिन्न विषयों की क्षमता समझने का विकास करना। फोर्थ पॉइंट, मन में आए विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने के अतिरिक्त लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। ये भी मैंने बताया था आपको कि मन में आए विचारों को पहले मौखिक रूप से अभिव्यक्त करना के अतिरिक्त लिखित, मतलब अगर वो बोल नहीं रहा है या मौखिक नहीं कर रहा है तो उसको लिखित, मतलब लिखवाइए, लिख के बताओ बेटा, ऐसे करके। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों को शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान करना। तो ये हुए हमारे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर। तो आइए बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर क्या हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं मातृभाषा के माध्यमिक स्तर पर। तो फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। देखिए मैं साथ में हिंदी के साथ साथ कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी लेकर के आई हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे खुद से बनाए हुए नोट्स हैं, अगर आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो आइए छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना यानी कि सेल्फ स्टडी की। छात्रों को सौंदर्य भावना को विकसित करना। सौंदर्य भावना ब्यूटी वाली सौंदर्य नहीं, यानी कि जो बच्चा भाषा को जैसे लिख रहा है तो उसके जो लिखने पर जो उसने लिखा उसके भाव को समझना, सौंदर्य भावना विकसित करना होता है। भाषा की शुद्धता समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान कराना प्रत्येक बच्चे को, मतलब भाषा की अगर शुद्धता मतलब शुद्धता चाहिए तो हमको व्याकरण तो पढ़ानी पड़ेगी। फोर्थ, प्राथमिक स्तर के निर्धारित उद्देश्य को धीरे धीरे इस स्तर तक पूर्ण विकसित करना। अब प्राथमिक स्तर पे जो हमारे उद्देश्य थे उनको बच्चों को धीरे 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 विकसित करते हुए माध्यमिक स्तर की ओर पूर्ण विकसित कर देना। नेक्स्ट टॉपिक, मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। तो भाषा विचारों की जननी है, सभी जानते हैं हम सब। सबसे पहले बच्चा अपने विचार अपनी मातृभाषा में ही उत्पन्न करता है, बाद में वह उनका संबंध अपनी द्वितीय भाषा से कर लेता है। मतलब जो छोटा बच्चा होता है जैसे वो फैमिली में जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? मदर टंग, यानी कि अपनी मातृभाषा में बोलता है। तो वो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है ग्रहणात्मक उद्देश्य यानी कि रिसेप्टिव एम। ये इंग्लिश में भी आते हैं, मेरे ख्याल से हिंदी पेडागोगी और इंग्लिश पेडागोगी सेम है। तो जैसे कि इंग्लिश में होता है रिसेप्टिव एम, हिंदी में होता है ग्रहणात्मक उद्देश्य। तो आपको ये इंग्लिश में भी हेल्पफुल होंगे। तो ग्रहणात्मक उद्देश्य जानते क्या होता है? ग्रहणात्मक का अर्थ है ग्रहण करना, अर्थात सुनकर या पढ़कर विषय वस्तु को आत्मसात करना। आत्मसात का मतलब होता है यहाँ ग्रहण करना, सुनकर या पढ़कर। अब जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? सुनकर, मतलब उसको सुन रहे हैं ध्यान से। पढ़कर मतलब जो मेरा लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या हुआ? सुनकर या पढ़कर विषय वस्तु को आत्मसात करना। ग्रहणात्मक उद्देश्य के लिए हमें बच्चों को सुनने और पढ़ने में सक्षम बनाना पड़ता है। मतलब ग्रहणात्मक उद्देश्य कब अच्छा हो सकता है? जब हम बच्चे को सुनने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं या एक सक्षम बना सकते हैं ताकि वह ज्ञान को ग्रहण कर सके। सुनना और पढ़ना दोनों ग्रहणात्मक उद्देश्य हैं यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स हैं। तो अगर यहाँ पर आए कि सुनना और पढ़ना दोनों, मतलब सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहणात्मक उद्देश्य हमारे। तो यहाँ मैं लाइन कर देती हूँ, सुनना और पढ़ना हमारे क्या है? ग्रहणात्मक उद्देश्य। आत्मसात करके और सुनना और पढ़ना दोनों ग्रहणात्मक उद्देश्य हैं। सेकेंड है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स। तो उम्मीद करती हूँ ग्रहणात्मक आपको आया होगा। हाँ, अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स।
अभिव्यंजनात्मक का अर्थ है मौखिक या लिखित, यानी कि भाषा के माध्यम से अपने अनुभवों एवं विचारों को दूसरे के सम्मुख अभिव्यक्त करना व्यक्ति के जीवन में अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। बिना अभिव्यक्ति के वह अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर पाता है। अतः बच्चों में अभिव्यंजनात्मक उत्पन्न करने चाहिए ताकि वे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। बोलना और लिखना दोनों अभिव्यंजनात्मक कौशल है, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। जैसे कि अभी मैं बता दूं, ग्रहणात्मक में आप क्या कर रहे थे, मतलब सुन रहे थे। जैसे कि मैं आपको बोल कर पढ़ा रही थी तो आप क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। और जो मेरा लिखा हुआ था वो आप क्या कर रहे थे, पढ़कर सुन रहे थे और उसको पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर अभिव्यंजनात्मक में क्या हो गया, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ और लिख कर आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया, अभिव्यंजनात्मक कौशल, यानी कि सुनना और पढ़ना हमारा क्या होता है, ग्रहणात्मक कौशल, और बोलना और लिखना दोनों अभिव्यंजनात्मक कौशल। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अभिव्यंजनात्मक का, कि जैसे कक्षा में एक शिक्षक है, वो एक तो बोल भी रहा है और बोर्ड पर लिख भी रहा है, मतलब लिख के आपको बता रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी मतलब बात को सुन रहे हैं और पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, वो तो ग्रहणात्मक हो गया। और जो टीचर कर रही है, बोल रही है और लिख रही है, वो क्या हो गया, अभिव्यंजनात्मक कौशल, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स। तो थर्ड है समीक्षात्मक उद्देश्य, यानी कि क्रिटिकल एम। आइए जानते हैं समीक्षात्मक उद्देश्य क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ग्रहणात्मक और अभिव्यंजनात्मक समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कुछ नहीं आया तो प्लीज़ उस कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए जानते हैं समीक्षात्मक उद्देश्य का अर्थ है किसी की आलोचना करने की क्षमता उत्पन्न करना। किसी की आलोचना, देखिए आलोचना हम दो तरह से कर सकते हैं, एक अच्छी भी कर सकते हैं और एक बुरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ समीक्षा का अर्थ होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बारे में विचारों को सोचना, यानी कि मतलब विचारों को अभिव्यक्त करना हो गया समीक्षा। बच्चे पहले तो साहित्य, कविताएं आदि पढ़ते रहते हैं। बाद में जब उनका मानसिक विकास हो जाता है तो उनकी समीक्षा करना शुरू कर देते हैं। मानसिक विकास मतलब जैसे कि कविता को पढ़कर जो भी उसमें मतलब कविता से उन्होंने क्या सीखा और उसमें किस बारे में दिया था, ये मतलब बच्चे समीक्षा के द्वारा बताते हैं। हम समीक्षात्मक उद्देश्य में विवेक करना सीखते हैं। विवेक करने की क्षमता इसलिए उत्पन्न करनी चाहिए ताकि बच्चा वस्तु की अलग अलग छटाओं के बारे में पता लगा सके। प्राथमिक स्तर पर जैसे कि बच्चे को हम कविता पढ़ाते हैं तो उसे प्रश्न करना चाहिए कि आपने इससे क्या सीखा, और मतलब उससे क्या सीखा, इसमें क्या अच्छा था, इसमें किसका रोल क्या था। तो ये सब क्या होती है, समीक्षा करना, मतलब उस चीज़ के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करना समीक्षा कहलाता है। फोर्थ है रचनात्मक उद्देश्य, कंस्ट्रक्टिव एम। इसी का दूसरा नाम होता है सृजनात्मक उद्देश्य भी। इसका दूसरा नाम सृजनात्मक उद्देश्य भी होता है, यानी कि क्रिएटिव, यानी कि क्रिएटिविटी। इसका अर्थ होता है नई मौलिक रचना करना। अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चों में लिखित भाषा का विकास करें ताकि बच्चे अपने विचारों को शब्दों में ढाल सके। बच्चों को लिखने के लिए भाषा की अलग अलग छटाएं जैसे निबंध, कविता, घटना वर्णन, कहानी पत्र देने चाहिए ताकि उनके सृजनात्मकता का विकास हो सके। क्रिएटिविटी, आजकल तो देखा ही होगा आपने, बच्चे घर में, हर एक घर में बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए सोचते ही रहते हैं। तो इसलिए उनको निबंध, कविता, घटना वर्णन, कहानी पत्र आदि देने चाहिए ताकि उनकी क्रिएटिविटी और बढ़ सके और माइंड क्रिएटिविटी वो हो सके, ताकि अच्छे से सोच सकें कि मतलब हर चीज़ के बारे में। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य अभिप्राय है बच्चों में उपयुक्त दृष्टिकोण, आदतों एवं अभिवृत्तियों को निर्माण करना। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य बच्चों में देश प्रेम, मानव प्रेम की ओर अग्रसर करना, मानवता के प्रति संवेदनशील विकसित करना आदि पर बल देता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है पूरा। आइए ये कविता शिक्षण की कुछ विधियाँ ये और जान लेते हैं। अभिनय विधि, ड्रामेटाइजेशन मेथड
अभिनय विधि, यानी कि जैसे हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कविता पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक होता है, वो कैसे एक्सप्रेशन के द्वारा बताता है, हंस के बताता है, मतलब अगर जैसे रोने वाला है तो रो करके बताता है, तो एक ड्रामा करना। गीत विधि और एक लय के साथ पढ़ाते हैं पोएम को, तो वो एक गीत विधि हो जाता है। शब्दार्थ कथन विधि, वर्ड मीनिंग मेथड्स, मतलब वर्ड्स के मीनिंग्स बताना। व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन कर देना। समीक्षा विधि, यानी कि जो एक पोएम है उसके बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत कर देना। व्यास विधि, डिटेल्ड डिस्कशन, पूरा डिटेल कर देना। तुलना, कंपैरेटिव कर देना, जैसे 2 राइम्स आपने पढ़ाई है तो उनके बीच कंपैरेटिव करना। और खंडान्वय विधि, पार्ट ऑफ फैक्टर्स मेथड। तो गाइस हमारा हिंदी पेडागॉजी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, अधिगम एवं अर्जन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।